Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with yet another video in our series where we were discussing some MTPs released by ICAI. तो ICAI ने आपकी सीरीज 2 MTPs यानी कि मॉक टेस्ट पेपर रिलीज कर दिए गए हैं और अभी आपके पास में टाइम है कि आप उन्हें सॉल्व करें एक साथ में बैठ के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड कंडीशंस के अंदर, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स है या नहीं, राइट। सो ये अभी आपके पास सीरीज 2 आई है, इसका मतलब सीरीज 1 ऑलरेडी ICAI इशू कर चुका है। आपने अब तक आई होप उसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने उसे सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे अभी भी कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास में काफी टाइम है, तो आप उसे सॉल्व जरूर करें। और प्लस अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आप उसे एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको वो MTP सॉल्व्ड मिल जाएंगी, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, तो आप उसे भी जरूर चेक कर लें। तो ये जो हमारे पास पेपर है ये हमारा सेकेंड सीरीज का पेपर है और यहाँ पे ICAI ने इशू किए हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन। तो आज हम लॉ का फर्स्ट पेपर दैट इज बिजनेस लॉज का आपके पास MTP सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एज यूजुअल यहाँ पे केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 1A आपका केस स्टडी क्या कहता है? मिस्टर शेखर wants to sell his car. Fine, you can sell it. For this purpose, he appoints Mr. Nadan, a minor, Mr. Nadan, a minor as his agent. एजेंट, अब देखिए दो चीजें आ गई। अभी जो व्यक्ति है ये माइनर भी है और एजेंट भी है। मिस्टर शेखर इंस्ट्रक्ट मिस्टर नादान दैट कार शुड नॉट बी सोल्ड लेस देन द प्राइस ऑफ ₹1 lakh. Mr. Nadan ignores the instruction of Mr. Shekhar and sells the car to Mr. Masoom for 80,000. Explain the legal position of contract under Indian Contract Act. Whether Mr. Shekhar can recover a loss of 20,000 from Mr. Nadan. Okay, fine. तो देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो व्यक्ति है मिस्टर नादान वो है माइनर, पर अब आप इसको मिस्टर मासूम को ये मत समझ लीजिएगा कि मिस्टर मासूम भी माइनर है। फाइन, तो ये चीज तो आपकी यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि नाम पे तो हमें जाना ही नहीं है, राइट। तो मिस्टर नादान इज अ माइनर एज वेल एज एन एजेंट। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या 20,000 रुपए मिस्टर नादान से लिए जा सकते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि हमारा फाइनल परचेजर से क्या रिलेशन है। जो हमसे सेकंड में पूछा है मिस्टर शेखर कैन रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर मासूम। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका प्रोविजन तो हमें पता है मैम, सीधा सा प्रोविजन है एजेंट सी वाला प्रोविजन आएगा कि अगर एजेंट सी में आपने दिया है विद द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर तो आप कार तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। पर क्या ये 20,000 रुपए रिकवर कर सकते हैं? सर माइनर के साथ में एग्रीमेंट होता है आपका वॉइड एब इनिशियो। तो क्या आपको लगता है कि ये एग्रीमेंट वैलिड है? तो हमारे पास में आंसर आएगा नहीं, ये वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? सर माइनर के साथ में आपने किया था अग्रीमेंट, तो यहाँ पे आप ये 20,000 भी रिकवर नहीं करवा सकते। तो मिस्टर शेखर को तो नुकसान हो गया, गाड़ी भी गई और पैसा भी 20,000 उनका डूब गया, राइट। सो ये आपका आंसर हो गया कि सर दोनों में ही आपका आंसर नो आएगा। बट यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट में, ये सब क्वेश्चन बहुत रेयर होता है, फर्स्ट वाले पॉइंट में आपके पास माइनर का प्रोविजन लगता है दैट इज वॉइड एब इनिशियो। और सेकेंड वाले केस में आपका एजेंसी का प्रोविजन लगता है कि अगर कोई भी चीज आपके एजेंट के थ्रू बेची गई है, नेमो दैट कोड वाला, तो वो वैलिड है। एजेंट के थ्रू खरीदने वाले बायर को हमेशा गुड टाइटल मिलेगा। यहाँ पे सेलर ये प्रोडक्ट वापस नहीं ले सकता। फाइन, क्लियर है। पर इसमें एक छोटी सी बात और आती है कि मैम अगर वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, तो क्या अब वो व्यक्ति एज एन एजेंट कार सेल कर सकता है? यानी कि क्या बायर को इसका प्रॉपर टाइटल मिलेगा? तो यस मिलेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है मिस्टर शेखर का और मिस्टर नादान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है, बट माइनर हमेशा एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट। माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी नो लिखा है और यहाँ पे भी नो लिखा है। ये कॉन्ट्रैक्ट भले ही आपका वैलिड हो, एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, बट माइनर की लायबिलिटी नहीं होती है। माइनर से आप किसी भी तरह का पैसा रिकवर नहीं करवा सकते, करेक्ट। इसीलिए हमने यहाँ पे नो लिखा है, क्या यानी कि 20,000 आपको नहीं देना है, पर हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट ये जो है एजेंसी वो वैलिड है, लाइबिलिटी वॉइड एब इनिशियो है। फाइन, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 was really a good question. Then moving on to the question number 1B. Question number 1B again is a case study. ये जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड is a public company. Fine, public company है having 220 members, out of which 25 members were employee in the company. ठीक है, 220 में से 25 जो थे वो एम्प्लॉय थे। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि सर ये आगे जाके इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करने वाले हैं और मेंबर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आने वाला है। फाइन, ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि क्या ये एम्प्लॉय जब वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तब भी है या नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ये इस कंपनी में एम्प्लॉय कब से, 1 अप्रैल 2006 से लेकर जून 2016 तक। फाइन, दे वर अलॉटेड शेयर्स इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है जुलाई 2007 में, which were sold by them on August 2016 में उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। After some time on 1st December 2016, each of the 25 members acquired shares. Again, they acquired shares which they were holding till date. Now, company wants to convert itself into a private company. आज के दिन में प्राइवेट कंपनी में हम कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब आपको ये बताना है whether जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैम 220 है मेंबर्स, करेक्ट। उसमें से 25 आपके एम्प्लॉय हैं। अब वो एम्प्लॉय करंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और एक्स एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो मैम हमने इसको सीधा माइनस कर दिया, हमारे पास में 200 से कम आ गया 195। वी आर हैप्पी कि नहीं, हमें रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। बट यहीं पे ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया? सर जब ये शेयर्स अलॉट किए गए, इसका मतलब क्या हुआ? 1 दिसंबर 2016 को जब ये शेयर्स अलॉट किए गए उस वक्त ये एम्प्लॉय नहीं थे। क्यों नहीं थे सर? इन्होंने जून 2016 में रिजाइन किया, शेयर्स अलॉट हुए दिसंबर 2016 में। इसका मतलब जब शेयर्स अलॉट हुए उस वक्त ये एम्प्लॉय नहीं थे। तो इसका मतलब जब हम इस शेयर्स की बात कर रहे हैं तब आपके पास ना तो ये एम्प्लॉय है और ना ही एक्स एम्प्लॉय है, तो हमारे पास इसको माइनस करने का ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास 220 शेयर्स ही रहेंगे और अब आपको 20 शेयर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। देखिए, एक कंसेप्ट को आप ध्यान से देखना, क्यों यहाँ पे ये इशू आ रहा है। हम जब कहते हैं कि एम्प्लॉय को अलाउड है कि वो वहां पे शेयर्स ले सकता है और उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो हमने क्या कहा? अगर हम एक्स एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपको जो शेयर्स मिले हैं वो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, और उस टाइम आपने शेयर खरीदे, बाद में आपने रिजाइन कर दिया, देन यू आर एक्स एम्प्लॉय होल्डिंग द शेयर, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे वो व्यक्ति एम्प्लॉय ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर रहेगा कि क्योंकि वो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय नहीं था, इसलिए उन्हें हम काउंट करेंगे एज अ मेंबर, और क्योंकि हम उन्हें एज अ मेंबर काउंट करेंगे, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए? 220, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 220 होने के कारण अब हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200 होती है, करेक्ट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 220 के लिए 20 लोगों को कम करना है और 200 मेंबर ही होने चाहिए, पहला पॉइंट। Second point, would your answer be different if about 25 members were in employment in Jagannath Oil from the period? Now देखिए यहाँ पे क्या किया, 1 अप्रैल 2006 to 28 जून 2017। अब देखिए फर्क पड़ गया, राइट। यहाँ 2016 में रिजाइन करने के बजाय उन्होंने 2017 में रिजाइन किया। इसका मतलब 1 दिसंबर 2016 को जब शेयर अलॉट किए गए थे तब वो एम्प्लॉय थे, करेक्ट। तो आज के दिन यानी कि 2021 में वो हो जाएंगे एक्स एम्प्लॉइज होल्डिंग योर शेयर्स।
अब आप इन 25 लोगों को माइनस कर सकते हैं और अब आपका आंसर 200 से नीचे यानी कि 195 शेयर होल्डिंग बताते हुए ये कहना हो सही है कि अब आपको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट। आपके दोनों आंसर आई थिंक वेरी क्लियर होने चाहिए, दोनों ही आंसर एकदम सिंपल से समझ में आ गए। छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि सर जब शेयर अलॉट हो रहा है उस वक्त वो व्यक्ति एम्प्लॉय है या नहीं, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे हमने कहा कि सर रिड्यूस करने की जरूरत है और यहाँ पे हमने कहा कि रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ रहा है कि जब शेयर अलॉट किए गए हैं तब उनका स्टेटस क्या है। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई यू शुड कीप इन माइंड। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंपल सा सोबर सा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 1C क्या है, नेमो दैट क्वाड नॉन हेवेट। इसका सीधा सीधा इन्होंने पूछा है केसेस इन विच this rule does not apply under the provision of sales of goods act। बस सीधा सीधा सा आपका आंसर है। 8 पॉइंट्स आपको यहाँ देने हैं। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में लिखे चलेगा। सेंटेंस कंप्लीट लिखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंटेंस कंप्लीट लिखना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखना है। 4 मार्क क्वेश्चन, 4 आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, आप उसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। 4 पॉइंट नहीं लिख रहे, 8 पॉइंट लिख रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कट डाउन कर सकते हैं बट 8 पॉइंट आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सोबर आंसर मर्च यहाँ पे आपके पास में सीधा सीधा आ जाएगा। यहाँ पे एजेंट का पॉइंट आ जाएगा, आपका मर्केंटेबल एजेंट का आ जाएगा, उसके बाद में जॉइंट ओनर का पॉइंट आ जाएगा। उसके अलावा आपके जो भी इस तरह के पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सिंपल सोबर 8 पॉइंट्स हैं, सिंपल सा आंसर है। तो ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का आंसर हो गया। फाइन। Then moving on to question number 2 part A। Question number 2 part A again हमें पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है all contracts are agreement but all agreements are not contract। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सोबर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो आपके एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन है, किस तरीके से आपको उसको कैरी करना है, कहाँ कितने नंबर ऑफ पार्टीज मिनिमम होती हैं, इस तरह से आपके पास में 4 पॉइंट एकदम क्लियर सोबर सीधा आंसर। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट 2। राइट। शंभू दयाल started self-service system in his shop. Srimati Prakash entered the shop, took a basket and after taking articles of her choice into the basket reached the cashier for payment। उन्होंने अपने चॉइस का सामान उठाया, कैशियर के पास गए, कैशियर refuses to accept the price। Can Shambhu Dayal be compelled to sell the articles to Mrs. Prakash, श्रीमती प्रकाश, decide by the provisions। तो सर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप को इन्होंने हाईलाइट कर दिया। क्या इंपॉर्टेंट टिप थी? सेल्फ सर्विस। जब सेल्फ सर्विस है, दूसरी चीज प्राइस टैग है, तो हमें खोजने की ही जरूरत नहीं है। दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। राइट। इनविटेशन टू ऑफर है, कैशियर के पास जाएंगे, कैशियर अगर एक्सेप्ट करता है तो दैट इज एन ऑफर, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप परचेजर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। राइट। अगर वहां पे कैशियर मना करना चाहता है, कैशियर आराम से मना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है, अगर वो ऑफर बनेगा ही नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं कर रहे, सो वो कंपेल नहीं कर सकते। इनविटेशन टू ऑफर का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, क्लियर कट सीधा सा सिंपल सा आंसर है। राइट। देन मूविंग ऑन टू पार्ट बी। बी क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर? नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। योर फेवरेट LLP, whether it is mandatory to appoint designated partner, this is the question direct from the module। तो आपके मॉड्यूल में से सीधा सा डायरेक्ट आंसर आपका बैक क्वेश्चन में से निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर है और यहाँ पे हमें पता है कि जो डिसीजन लेता है मिनिमम 2 पार्टनर्स को हमें अपॉइंट करना होता है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर एक इंडिविजुअल आपकी LLP है जो कि इंडिविजुअल से बनी हुई है तो उन इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दो, पर अगर एक ऐसी LLP है जिसके अंदर आपके पास में ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हैं। सीधा सीधा आपके पास में 5 पॉइंट आएंगे, डेफिनेशन आएगी, कौन अपॉइंट हो सकता है, किस तरह के हैं, इसके 2-3 पॉइंट आ जाएंगे। और क्या अपॉइंट करना जरूरी है? ऑफ कोर्स अपॉइंट करना जरूरी है, मिनिमम 2 अपॉइंट करना जरूरी है। राइट। 5 मार्क 5 पॉइंट, आंसर कंप्लीट, सिंपल सोबर। इसलिए हम कहते हैं LLP को नहीं छोड़ के जाना है, इसीलिए इस तरह के आंसर्स के लिए ही LLP को हमें याद करना होता है। करेक्ट, वी नो दैट।
Then moving forward to question number 3 part A. Question number 3 part A क्या कहता है? Miss Lucy, while drafting partnership deed, take care of few important points. What are those points? She wants to know the list of information which must be there in the partnership deed drafted by her. Also the list of information to be included in the partnership. This is again the simplest question. पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन आ जाएगी, पॉइंट्स आ जाएंगे, सब 12 पॉइंट है यहाँ पे। 12 पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्या? नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, सिग्नेटरीज कौन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना कैपिटल हम लेके आए हैं, किस तरह से हमारी ड्यूटीज रहेगी, कैसे असाइन किया गया। सिंपल, सोबर, डायरेक्ट आंसर। 12 पॉइंट, डेफिनेशन और रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है। ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद में आपके 12 पॉइंट्स आ जाएंगे जो इंफॉर्मेशन उन्हें पार्टनरशिप डीड में देनी होती है। फाइन, क्लियर। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन। तो एकदम आराम से आपके पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कट आप लिख सकते हैं। करेक्ट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी क्या कहता है? मिस्टर मुरारी ओन्स अ पेमेंट ऑफ 3 बिल्स टू मिस्टर गिरधारी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑन मार्च 2020 क्या है आपका? 12,120 12,120 which was due in May 2016, 5,650 which was due in August 2018, 9,680 which was due in May 2019. Now Mr. Murari made the payment on 1st April 2020 without any notice of how to appropriate them. Check here 9680 and a check of 15,000. Advice under provision of Indian Contract Act. Now this question can be a surprise to many students. Yeah, of course not the students of the live classes because they know that we have such questions already in our papers. आपके एग्जाम पेपर में से ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं, बट जो स्टूडेंट्स हमारे लाइव क्लासेस में नहीं है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है दैट दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, राइट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम जनरली छोड़ के चले जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के अंदर, तो वो हम जनरली छोड़ के चले जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे हमारे लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो इस इज लाइक ये टॉपिक हमें छोड़ के नहीं जाना है। करेक्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोविजन की, यानी कि एडवाइस अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें पता है सर यहाँ पे प्रोविजन आ गया अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का। फाइन, अब अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में हमने क्या देखा है सर, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। 3 वेज वहां दिए गए हैं। तो सर यहाँ पे पता चल गया है विदाउट एनी नोटिस ऑफ हाउ टू अप्रोप्रिएट देम, यानी कि आपके पास कोई नोटिस तो नहीं है, आपको ये तो नहीं पता कि कौन सा पेमेंट किस तरफ लगाना है, पर उसमें हमारे पास में क्या तरीका रहता है सर, अगर कोई एग्जैक्ट अमाउंट है तो उस एग्जैक्ट अमाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दीजिए। अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है तो सर टाइम के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमने कहा कि एक जो पेमेंट है 2016 का है और एक जो पेमेंट है आपका 2018 का है, राइट। आपका 1 अप्रैल 2020 को आपने पेमेंट किया है, तो 16 के हिसाब से मई 17, मई 18, मई 19 दिस डेट जो है ये आपकी टाइम बार डेट हो चुकी है। उसके अलावा 18 की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका अगस्त 19, अगस्त 20, यानी कि ये अभी तक वैलिड है। करेक्ट। बट आपके पास में देखिए क्या सिचुएशन है। चेक पहला है 9680 के अमाउंट से, यानी कि 9680 का अमाउंट जो कि एग्जैक्ट अमाउंट है। करेक्ट। तो 9680 तो हमने कहा कि सर चेक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एग्जैक्ट अमाउंट है, तो वी विल अप्रोप्रिएट द अमाउंट अगेंस्ट द एग्जैक्ट अमाउंट। फाइन, तो पहला केस तो सॉल्व हो गया। दूसरा केस है चेक है 15,000 का, चेक है आपका 15,000 का, वेयर एज आपके पास में डेट ड्यू कितना है, डेट ड्यू है 12/120 प्लस 5650, राइट। तो ये आपके पास डेट है जो कि 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है सर 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। सो अब हमारे पास में क्या पॉइंट आता है कि आपको अपना टाइम बार डेट जो कि मई 2016 वाला है वो रिकवर करना है, या फिर अगस्त 2018 वाला 5650 का डेट आपको रिकवर करना है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप बिना बताए विदाउट एनी नोटिस अगर आप वहां पेमेंट कर रहे हो तो आप इस टाइम बार डेट को रिकवर कर सकते हो। टाइम बार डेट होने का मतलब ये है कि
अब आप इस पे केस नहीं कर पाओगे। अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं निकलवा पाओगे, करेक्ट। तो जब वो पैसा दे रहा है तो हम इसे क्यों छोड़ें, राइट। हम इसे क्यों छोड़े, हमें जितना पैसा मिला है हम उसे 12,120 के अगेंस्ट सबसे पहले हटाने वाले हैं। बाकी जो बच गया है वो 5650 के अगेंस्ट जाएगा, करेक्ट। तो हमने क्या कहा, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, आपको एडवाइस कैसे करना है। सर एडवाइस करने जब हम जा रहे हैं सबसे पहले तो हम प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आपको पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना है, ये आपका प्रोविजन है। कैसे करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट है जैसे कि ये वाला, तो हम इसको सेट ऑफ करेंगे 9680 से। दूसरा आपका 15,000 का जो अमाउंट है इसको हम सबसे पहले 12,100 के लिए 120 के लिए यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज टाइम बार डेट। तो पहले हम इसे रिकवर करेंगे, सबसे पुरानी डेट है। दूसरा पार्ट जो बच गया है उसे 5650 के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि अब वो नेक्स्ट डेट वही ड्यू है, राइट। तो इस तरीके से हम इस दोनों पेमेंट को अप्रोप्रिएट करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट को इजी या मैम आता थोड़ी है ऐसा करके छोड़ के नहीं जाना है, आपको इस पॉइंट को तो कवर करना है, करेक्ट। ओके, क्लियर, सिंपल सा पॉइंट था, ये भी आपका क्लियर हो गया है। अगेन इफ यू हैव मिस्ड ऑन दीज टॉपिक्स और आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है या आपको याद नहीं है, सो आई वांट टू रिमाइंड यू दैट ये चैप्टर्स ऑलरेडी यूनिकॉम पे अपलोड किए गए हैं, तो आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। आपको पूरा लॉ का कोर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, और वहां पे आप इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको पूरा टॉपिक वापस अच्छे से याद आ जाएगा, और अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क में आ रहा है तो आपके लिए बहुत इजीली 6 मार्क मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए की तरफ। When can an unpaid seller of goods exercise his right to lien over the goods under Sales of Goods Act? पता है सर, बहुत इजीली पता है। राइट टू लेन कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ की पोजेशन हमारे पास होने चाहिए, अनपेड सेलर होना चाहिए, उस व्यक्ति ने आपको पैसा नहीं दिया है, गुड्स आप लॉफुली अपने पास में रख रहे हैं, आप उसे गुड्स देने से मना कर सकते हैं, राइट। कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू बायर? यस दे कैन। पोजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी पे नहीं। व्हेन सच राइट इज टर्मिनेटेड, कब टर्मिनेट होती है, जब प्रॉपर्टी से आप अलग हो जाते हैं, यानी कि आपने ट्रांजिट में लगा दिया है, बायर ने रिसीव कर लिया है, बायर किसी एजेंट ने रिसीव कर लिया है, राइट खत्म हो जाती है। कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री? यस, इन केस दैट इज नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंस, जब तक उसको पैसा नहीं मिलता तब तक वो उसको राइट एक्सरसाइज कर सकता है, ये बात हमें पता है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सोबर डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी चीज इन्होंने इस बार ऐड करी है, क्या, मल्टीपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, आपको सीधे सीधा समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, पॉइंट्स बनाइए, पैराग्राफ्स बनाइए, सीधा सीधा चारों के आंसर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। इवन इफ यू फील कुछ रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर अलग अलग दीजिए, आपका आंसर एकदम क्लियर है, एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट या इट इज इजी एंड क्लियर, राइट। देन मूविंग ऑन टू 4B। 4B क्या कहता है, X, Y and Z are partners in a firm. Okay, they are carrying their business successfully for the past several years. Fine. Due to expansion of business, they plan to hire another partner, Mr. A. Fine, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में 3 पार्टनर हैं, एक और पार्टनर ऐड हो रहा है। Now the firm has 4 partners. Okay, what should we do? But the business is continuing at a normal pace. Fine, अब तक हमारे पास में कोई भी important information नहीं आई है। In a formal business meeting, it was observed that Mr. Y misbehaved with Mrs. A, wife of A. Mr. Y was badly drunk and also spoke rudely to Mrs. A. Fine, no issues. यहाँ पे एक चीज समझ में आई है, मिसेस ए के साथ में लड़ाई हुई है। मिसेस ए फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड एंड टोल्ड हर हस्बैंड मिस्टर ए अबाउट द एंटायर इंसिडेंट। मिस्टर ए गॉट एंग्री ऑन द इंसिडेंट एंड स्टार्टेड आर्गुइंग एंड फाइटिंग विद मिस्टर वाई इन द मीटिंग प्लेस इटसेल्फ। Next day in office, Mr. A convinced X
and said that they should expel Y from their partnership. Y was expelled without any notice. This is important, right? Expulsion हुआ है, without any notice हुआ है, और misbehavior to a family member के कारण हुआ है. Considering the provisions, state whether they can expel a partner from the firm. तो ये देखिए अब आया है आपका क्वेश्चन. तो इस पूरी कहानी में आपके पास में सिर्फ दो चीज मायने रखती है सर. एक तो नोटिस नहीं दिया गया, दूसरा किसी पर्सनल लड़ाई की वजह से, किसी पर्सनल क्राइटेरिया की वजह से उन्हें वहां से एक्सपेल किया गया है. फाइन. तो ये दो चीजें आई हैं. तो सर आपको क्या लगता है, सीधा सीधा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के एक्सपेल्शन के प्रोविजन बता दीजिए. 6 मार्क 6 पॉइंट. एक्सपेल्शन के 3 पॉइंट होते हैं. गुड फेथ पे होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए. गुड फेथ के मतलब कि 3 पॉइंट होते हैं, बिजनेस के कंसिडरेशन में होना चाहिए, और उसमें बिजनेस को नुकसान है तो ये आप निकाल सकते हैं, पर्सनल प्रायोरिटीज के बीच में नहीं डाल सकते. तो सर 3 पॉइंट्स एक्सपेल्शन के, 3 पॉइंट्स गुड फेथ के, सीधा 6 मार्क का आंसर है. सर नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? नोटिस नहीं दिया, और दूसरी बात आपके बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. वो पर्सनल इशू है, पर्सनल लड़ाई है, फाइन, बट बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें वहां पे नहीं निकाल सकते. फाइन. तो ये आपके 6 मार्क का क्वेश्चन है. सिंपल, सोबर. हाँ, थोड़ी कहानी ज्यादा है 2 पैराग्राफ में, पर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है. कहानी में Y कौन है, A कौन है, X कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप केवल इन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. फाइन, क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी. ओके, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए बोलता है, आयुक्त परचेज्ड 100 kgs ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर एट ₹30 per kg. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. Bhaskar says that wheat is in warehouse in the custody of Kishore, the warehouse keeper. ध्यान अब देना है आपको. भास्कर ने कहा है कि किशोर के पास सामान पड़ा है. फाइन. किशोर confirmed आयुक्त. This is the most important line. Kishore confirmed Ayuk that he can take delivery of wheat from him, and till then he is holding wheat on Ayuk's behalf. What do you mean by this line? I know question can be different, but what do you mean by this line? देखिए यहाँ पे क्या है कि किशोर जो कि एक वेयर हाउस कीपर है, उसने बोला है कि मैं अब आपके बिहाफ यानी कि बायर के, आयुक्त के बिहाफ पर व्हीट होल्ड करता हूँ. इसका सीधा सीधा मतलब है कि सर 3 तरह की डिलीवरी हमने देखी है. हमने देखा है सर या तो एक्चुअली आपने सामान दे दिया, इट इज डिलीवर्ड. इन केस आपने एक्चुअली सामान नहीं दिया है, कोई चाबी दे दी है, सिंबॉलिक डिलीवरी, कि हमने गाड़ी की चाबी दे दी तो मतलब गाड़ी आपको डिलीवर हो गई, गाड़ी आपकी हुई. तीसरी हमने कहा था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. रिमेंबर, constructive delivery. So this is the constructive delivery, right? Kishore confirmed that the warehouse keeper confirmed that he is holding the goods on behalf of the buyer. आयुक्त के behalf पे उन्होंने goods को hold किया है. तो हमने यहाँ पे goods को constructively deliver कर दिया. तो ये एक provision यहाँ पे आएगा. ये हमें दिख गया है इस line से, आपको clear हो जाना चाहिए. This is the important line. Kishore, warehouse keeper, custody of Kishore में था, warehouse keeper था, he is holding the goods on behalf of the buyer, right? Before Ayuk picks up the goods from warehouse, the whole wheat in the warehouse has flooded in the flood. बाढ़ आ गई, गया. Now Ayuk wants his price on the contention that नो डिलीवरी हैज बीन डन. देखिए क्वेश्चन भी यही कह रहा है. वो बोलता है कि क्योंकि हमें सामान नहीं मिला, नो डिलीवरी इज बीन डन, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. यानी कि बायर ने जो सेलर को पैसा दिया था वो वापस क्लेम कर रहा है. किस बिहाफ पे? कि सर डिलीवरी नहीं मिला, बट हमने तो देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया है. तो हमने देखा है अनपेड सेलर के अंदर कि सर बायर के पास में राइट्स तो होती है. करेक्ट. अगर सेलर की गलती है, सेलर ने सामान नहीं दिया है, तो बायर के पास राइट होती है, प्राइस भी क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है. बट यहाँ पे सेलर की गलती नहीं है. क्यों नहीं है? सर उन्होंने गुड्स का डिलीवरी दिया है, गुड्स प्रॉपर चेक हुए हैं, वेयर हाउस कीपर ने बोला कि हम बायर के बिहाफ पे रख रहे हैं, सेलर की तरफ से सारा काम हो चुका है.
अब आपने वेयरहाउस से सामान नहीं लिया है, वो बायर के ऊपर आता है, राइट, आयुक्त के ऊपर आएगा। दैट इज वाई आयुक्त के पास में अपना पैसा क्लेम करने की राइट तो नहीं है। ये लॉस फ्लड की वजह से हुआ है और यहाँ पे आयुक्त को ही सारा लॉस बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, पोजेशन भी ट्रांसफर हो गया है, तो अब सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। फाइन, क्लियर है, सिंपल सा था। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें जनरली कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, राइट, तो हमें पकड़ में नहीं आता है। पर इस क्वेश्चन में आपके पास में ये वाला लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है, करेक्ट, इसको तो हमें पकड़ के रखना है। और इसी से हमें समझ में आया कि ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्वेश्चन है, या दिस क्वेश्चन वाज इजी बट डिफिकल्ट टू कैच। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसको हमें देख के चलना है। नाउ अगर इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अरे मैम, ये तो एकदम क्लियर क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द मॉड्यूल अल्ट्रा वायरस बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। मैम अल्ट्रा वायरस एमओ है, ऑब्वियसली वॉइड है, आर्टिकल है, ठीक किया जा सकता है। अल्ट्रा वायरस का डायरेक्टर है, ऑब्वियसली ठीक किया जा सकता है, शेयर होल्डर की मीटिंग से हम उसे ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम है तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस में चारों पॉइंट दे दिए हैं और इन चारों पॉइंट से आपका आंसर कंप्लीट है। मॉड्यूल का बैक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, सिंपल सोबर फटाफट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, आप इस यूनिट को छोड़ जाते हैं, आई नो, बट दिस इज अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, बिकॉज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन विदाउट एनी फॉर्मल, इवन इफ देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, येट देयर आर द इम्प्लीकेशंस बिकॉज ऑफ योर मॉरल वैल्यूज एंड बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स। आपके पास में लीगल ऑब्लिगेशन आती है जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और उसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता है, हम बहुत ही क्लियरली बहुत ही सिंपल सा आंसर इसको दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल, राइट। मूविंग ऑन टू पार्ट बी। बी क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, या वी नो दैट, नॉर डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, यस वी नो दैट, बट डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। हाँ, हमें भी पता है मैम, आप स्यू नहीं कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी को नुकसान है, थर्ड पार्टी स्यू कर देगी, यस, पार्टनर्स किसी पार्टनर को स्यू नहीं कर सकते, किसी पार्टनरशिप फर्म को स्यू नहीं कर सकते, बट अगर पार्टनर्स को ग्रीवियंसेस हैं तो वो फर्म पे केस कर देंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे केस कर देंगे, ऐसे भी केस कर देंगे। थर्ड पार्टी से नुकसान आपको सारे देखने हैं बट आप किसी से रिकवर नहीं करवा पाएंगे, करेक्ट। तो दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें पता है 4 पॉइंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सोबर डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द मॉड्यूल। इसमें तो मैम हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इतने इजी आए कि मजा आ गया पेपर सॉल्व करने में, राइट। देन पार्ट सी की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी आपका क्या कहता है, मैनिकार लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स टू नैनीकार लिमिटेड। फाइन, कितने के थे ये इंपॉर्टेंट है, 10 करोड़ के वोटिंग राइट्स के, एंड इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 30 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18। After that, total paid up equity share capital becomes 100 crores and non-convertible debenture is 150 crores. अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इन्होंने आपको बता दिया है कि हम एक एसोसिएट कंपनी का क्लॉज पूछना चाह रहे हैं और हमें ये पूछना है कि मणिकार लिमिटेड एंड नैनीकार लिमिटेड जो है वो एसोसिएट कंपनी है या नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सर नैनीकार के पास में 10 करोड़ के वोटिंग राइट्स के साथ में शेयर्स हैं और टोटल कितना है आपका 100 करोड़ का, राइट। बट जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स 30 करोड़ के हैं और टोटल कितना है आपका 150 करोड़, राइट। तो अब हम एसोसिएट कंपनी का क्लॉज देखें तो हमने कहा एसोसिएट कंपनी में हमने 20% का शेयर देखा है कि 20% आपके अगर एक व्यक्ति के पास में कलेक्टेड है तो हम उसे मानेंगे कि एसोसिएट कंपनी है। पर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एसोसिएट माने कि नहीं माने, अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा 10% निकल के आता है कि ठीक है 10% की होल्डिंग आपकी है। पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास में कुछ डिफरेंट फिगर्स रहते हैं, करेक्ट।
तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 20% आ जाता है। अब हमें ये देखना है कि आपका एसोसिएट कंपनी में ये वाला शेयर हम लें या सिर्फ ये वाला शेयर हम लें, राइट? यानी हमारे पास में सिर्फ इस 10% को कंसीडर करने का ऑप्शन है या हम पूरा 20% और 10% को अगर हम लेके चले तो उतना ऑप्शन है, राइट? तो हमने क्या कहा, सर ये जो 20% है ये केवल वोटिंग राइट्स पे डिपेंड करता है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिबेंचर्स पे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड किसी तरह की वोटिंग राइट्स तो नहीं होती है। अगर वोटिंग राइट्स नहीं होती है हमें इसे कंसिडर ही नहीं करना, हमें केवल इसे देखना है। और अगर हम केवल इक्विटी को देखते हैं तो इक्विटी के अंदर हमें पता चल गया 10% इज लेस देन 20%, राइट? सो एसोसिएट कंपनी तो नहीं है, तो आपको सारी चीजें देनी है। मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी, एनी कंपनी जिसके अंदर तो रिलेटिव टर्म है, एनी कंपनी जिसमें 20% से कम का शेयर है आपका एसोसिएट कंपनी नहीं हो सकता। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर 20% से ज्यादा है तो ही आप उसे एसोसिएट मानेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि सर नहीं है वोटिंग राइट 10% ही है, 20% से कम है, एसोसिएट कंपनी भी नहीं है। सो दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने ऑलरेडी देख रखे हैं अपने आरटीपी एमटीपीज में, राइट? तो हाँ, थोड़े चेंजेस जरूर थे बट या इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, right? So this was all in your MTP series 2. This was a quite a good MTP. आपके मिक्स थे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, केस स्टडीज नए हैं, उन टॉपिक्स पे हैं जो आपने अब तक नहीं देखे हैं और नहीं एक्सपेक्ट किए हैं कि आएंगे या आप उन्हें इजी समझ के छोड़ देते हैं, राइट? तो उनके ऊपर भी आपको केस स्टडीज देखने को मिले हैं। तो आई होप आपको इसमें काफी सारे नए अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको पकड़ पाना मुश्किल है, बट हाँ, आप उसके वर्ड्स को अगर आप मार्क करके चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने आपको मार्क कराए हैं, अगर आप उन्हें मार्क करके चल रहे हैं तो आई कैन एश्योर यू कि वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इवन इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दैट, राइट? Focus on the important words rather than the story. Focus on the way we are reading the question and marking the words rather than the answer, right? आंसर आपको पकड़ में आ जाएगा वंस यू नो द कंसेप्ट। सो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना होगा कि कौन से वर्ड से कौन सा कंसेप्ट निकलता है। फाइन। सो दिस वाज द एमटीपी सॉल्विंग। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी new video that we are uploading. And students, आपके एग्जाम्स बहुत पास है, सो प्लीज बकल अप योर स्टडीज। प्लीज आप अपने रिविजन्स पे बहुत फोकस करें और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने आप क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको सॉल्विंग की आदत भी रहे, ताकि आपको वहां पे क्वेश्चन देख के शौक ना लगे। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।